हेलो दोस्तों, नमस्कार। चारुल हिंदी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम अवनी पब्लिकेशन की बुक के माध्यम से तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 लेवल फर्स्ट, जिसमें पेडागोजी के लगभग 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 20 प्रश्न 5 पार्ट के पूछे जाते हैं। और 5 पार्ट कौन कौन से हैं? हिंदी के 4 प्रश्न, गणित के 4 प्रश्न, अंग्रेजी के 4 प्रश्न, विज्ञान के 4 प्रश्न और सामाजिक विज्ञान के 4 प्रश्न। कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और 40 अंक के लिए अति महत्वपूर्ण ये प्रश्न बैंक होने वाली हैं। चलते हैं प्रश्नों की ओर। ये हिंदी शिक्षण विधियों के सिलेबस है और ये गणित का। इसके बाद 4 टॉपिक हैं अंग्रेजी के। उसके बाद 5 प्रकरण हैं विज्ञान शिक्षण के। इसके बाद सामाजिक अध्ययन के हैं 6 टॉपिक। इन सभी टॉपिकों के संबंधित PYQ क्वेश्चन पर हम चर्चा करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, मातृभाषा शिक्षण की सर्वाधिक प्रचलित एवं संगत विधि कौन सी है? मातृभाषा शिक्षण की सर्वाधिक प्रचलित एवं संगत विधि कौन सी है? तो वो है अनुकरण विधि। कौन सी है? अनुकरण विधि। तो राइट उत्तर हुआ विकल्प नंबर बी, अनुकरण विधि। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मॉन्टेसरी प्रणाली में ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। मॉन्टेसरी प्रणाली में ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। तो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से किसकी शिक्षा दी जाती है? कौन सी उम्र के बच्चों को? तो सही उत्तर हुआ कक्षा 3 से 6 वर्ष के बच्चों को। कक्षा 3 से 6 वर्ष के बच्चों को ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, भाषा शिक्षण के लिए उचित कथन है। भाषा शिक्षण के लिए उचित कथन है। भाषा शिक्षण के लिए अमूर्त से मूर्त सूत्र उपयोगी है। 2, भाषा शिक्षण के लिए जटिल से सरल का अनुसरण करना आवश्यक है। 3, भाषा शिक्षण में आगमन से निगमन सूत्र विशेष उपयोगी होता है। और भाषा शिक्षण में खंड से पूर्ण सूत्र के आधार पर कराया जाता है। तो सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर 3। विकल्प नंबर 3, भाषा शिक्षण में आगमन से निगमन सूत्र विशेष उपयोगी है। करेक्ट उत्तर हुआ विकल्प नंबर 3। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, द्वितीय भाषाओं की स्वयं शिक्षण मालाएं आधारित होती हैं। रीट लेवल 2 2025 संगठनापरक विधि पर, प्रत्यक्ष विधि पर, व्याकरण अनुवाद विधि पर और खेल विधि पर। तो द्वितीय भाषा सीखने के लिए व्याकरण अनुवाद विधि महत्वपूर्ण विधि मानी जाती हैं। तो विकल्प नंबर 3, विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है। विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सटीक उत्तर है। तो विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, बेसिक शिक्षा प्रणाली किसकी देन है? बेसिक शिक्षा प्रणाली किसकी देन है? तो बेसिक शिक्षा प्रणाली महात्मा गांधी की देन है। बेसिक शिक्षा पर सबसे ज़्यादा जोर महात्मा गांधी ने दिया। किसने दिया? महात्मा गांधी ने। तो राइट उत्तर हुआ विकल्प नंबर 3, महात्मा गांधी। चलते हैं प्रश्न नंबर 6, किंडरगार्टन प्रणाली के आधार पर कौन सा कथन असंगत है? किंडरगार्टन प्रणाली के आधार पर कौन सा कथन असंगत है? यह प्रणाली स्वतंत्रता के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। यह प्रणाली ज्ञान को बाहर से अंदर देने के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। यह प्रणाली सामाजिक सहयोग के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। विकल्प 4 है, प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। तो असंगत कौन सा हुआ? विकल्प नंबर 2, यह प्रणाली ज्ञान को बाहर से अंदर देने के सिद्धांत पर कार्य करती है, जो गलत है। होना चाहिए अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर। तो सही विकल्प नंबर हुआ विकल्प नंबर 2। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही है। ये विकल्प नंबर 2, ज्ञान अंदर से बाहर की ओर। इस प्रणाली को ज्ञान को अंदर से बाहर के सिद्धांत पर कार्य करती हैं, ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन इसका उल्टा दे दिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, व्याकरण शिक्षण की प्रचलित विधियां कौन सी है? निगमन, आगमन, दोनों में से कोई नहीं और 1 और 2 दोनों। तो व्याकरण शिक्षण की 2 ही विधियां हैं, आगमन और निगमन। आगमन और निगमन। विकल्प नंबर 4, विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो व्याकरण शिक्षण की महत्वपूर्ण विधियाँ कौन कौन सी उसको देख लेते हैं। सबसे पहली है प्रयोग या विश्लेषण विधि, जिसको हम आगमन और निगमन विधि कहते हैं। दूसरा है आगमन विधि, तीसरा है निगमन विधि, चौथी सूत्र विधि, और सूत्र विधि का दूसरा नाम पाठ्यपुस्तक प्रणाली, और अगली है समवाय विधि और भाषा संसर्ग विधि। भाषा संसर्ग विधि ये हैं व्याकरण शिक्षण की महत्वपूर्ण 7 विधियाँ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रतिपुष्टि, पुनः नियोजन, पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिपुष्टि, ये शिक्षण के किस सोपान के अंतर्गत आते हैं? तो ये हैं सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण के 6 सोपान होते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के कितने सोपान होते हैं? 6 सोपान होते हैं। राइट उत्तर हुआ सूक्ष्म शिक्षण 36 मिनट का। सूक्ष्म शिक्षण 36 मिनट का। देख लेते हैं कौन कौन से 6 सोपान है इसके। सबसे पहला योजना निर्माण, दूसरा शिक्षण, फिर प्रतिपुष्टि, फिर पुनः पाठ योजना, फिर पुनः शिक्षण और पुनः प्रतिपुष्टि। और इनका समय चक्र भी देख लेते हैं। सूक्ष्म शिक्षण की अवधि क्या है? पाठ योजना बनाई जाएगी 6 मिनट के अंदर, फिर पृष्ठ पोषण होगा 6 मिनट का, पुनः पाठ योजना 12 मिनट की, और पुनः शिक्षण होगा 6 मिनट का, और पुनः पृष्ठ पोषण 6 मिनट का। कुल समय कितना हो गया? 36 मिनट का। तो सूक्ष्म शिक्षण चक्र की कुल अवधि कितनी हुई? 36 मिनट की। चलते हैं प्रश्न नंबर 9। सहसंबंध विधि का विकास किस मूल अवधारणा पर हुआ? तो सहसंबंध विधि का विकास संपूर्ण ज्ञान एक पूर्ण इकाई है। संपूर्ण ज्ञान पूर्ण इकाई है, इस पर आधारित है सहसंबंध विधि। इस पर आधारित है सहसंबंध विधि। चलते हैं प्रश्न नंबर 10। भारतवर्ष में किंडरगार्टन बॉक्स का निर्माण किसने किया? भारतवर्ष में किंडरगार्टन बॉक्स का निर्माण किसने किया? वो किया पंडित देवीदत्त ने। विकल्प नंबर 4 पंडित देवीदत्त। पंडित देवीदत्त ने किंडरगार्टन बॉक्स का निर्माण किया। और किंडरगार्टन विधि का निर्माण किया फ्रोबेल ने। किंडरगार्टन विधि का प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? फ्रोबेल। लेकिन यहाँ पर पूछा किंडरगार्टन बॉक्स, जिसका निर्माण किया पंडित देवीदत्त ने। चलते हैं प्रश्न नंबर 11। प्लेवे पुस्तक के लेखक है फ्रोबेल कोल्डवेल कुक, हेनरी कोल्डवेल कुक। तो विकल्प बी के अंदर लिखा हुआ है कुक महोदय, ये इसका उत्तर सही उत्तर है। कुक महोदय कौन है? हेनरी कोल्डवेल कुक, ये है प्लेवे पुस्तक के लेखक। कविता शिक्षण की विधि नहीं है। 3rd ग्रेड लेवल 2 हिंदी। कविता शिक्षण की विधि नहीं है। खंडान्वय प्रणाली, सूत्र प्रणाली, गीत प्रणाली और शब्दार्थ कथन प्रणाली। तो सूत्र प्रणाली है जो निगमन शिक्षण की विधि है। व्याकरण शिक्षण की विधि, सॉरी, सूत्र विधि है जो व्याकरण शिक्षण की विधि है। सूक्ष्म सूत्र विधि व्याकरण शिक्षण की विधि है। सूत्र विधि व्याकरण शिक्षण की विधि है, कविता शिक्षण की नहीं। तो राइट उत्तर हुआ 2। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13। कविता शिक्षण की महत्वपूर्ण विधियाँ। कविता शिक्षण की महत्वपूर्ण विधियाँ कौन कौन सी हैं? सबसे पहले कविता शिक्षण की विधि है गीत प्रणाली, दूसरी है अभिनय प्रणाली, तीसरी है अर्थबोध प्रणाली या शब्दार्थ कथन प्रणाली, चौथी है व्याख्या प्रणाली, और 5वीं है खंडान्वय या प्रश्नोत्तर प्रणाली, और 6ठी है व्यास प्रणाली। ये कविता शिक्षण की महत्वपूर्ण विधियाँ हैं। प्रश्न नंबर 13। हिंदी शिक्षण में साक्य अभिकर्मित अनुदेशन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? अभिकर्मित अनुदेशन 3 है, साक्य, रेखीय और थेमेटिक। तो इसमें कौन सा पूछा है? साक्य अभिकर्मित अनुदेशन, नॉर्मन ए क्राउडर। तो इसकी विशेषता कौन सी नहीं है? ग्रेड 2 हिंदी। नवीनता और विविधता पाई जाती है, ये छोटी कक्षाओं हेतु उपयोगी है, यही गलत है, क्योंकि साक्य अभिकर्मित अनुदेशन बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी होता है। इसमें पदों का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है, ये बिल्कुल सही है। इसमें विद्यार्थी अनुक्रिया के रूप में सही विकल्प का चयन करते हैं, बिल्कुल सही है। तो सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर 2, ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, ये गलत है, यह गलत है, इसकी विशेषता ये नहीं है। चलते हैं प्रश्न नंबर 14। ये सारणी समझ लेते हैं। अभिकर्मित अनुदेशन कितने प्रकार का होता है? 3। रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन, जिसका निर्माण हुआ 1954 में, BF स्किनर इसके प्रवर्तक है। दूसरा है साक्य अभिकर्मित अनुदेशन, निर्माण हुआ 1960, नॉर्मन ए क्राउडर। तीसरा है अवरोह अभिकर्मित अनुदेशन 1962, थॉमसन एफ गिलबर्ट। ये 3 प्रकार का अभिकर्मित अनुदेशन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा गुण व्याख्यान विधि का नहीं है? निम्नलिखित में से
कौन सा गुण व्याख्यान विधि का नहीं है? थर्ड ग्रेड लेवल 2 हिंदी 2023। कौन सा गुण व्याख्यान विधि का नहीं है? ये कम खर्चीली विधि है, ये कम समय में अधिक ज्ञान प्रदान करने वाली विधि है, ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है, ये विधि उच्च कक्षाओं हेतु उपयोगी है। तो ये मनोवैज्ञानिक विधि है, ये अशुद्ध है। व्याख्यान विधि एक अमनोवैज्ञानिक विधि है। व्याख्यान विधि एक अमनोवैज्ञानिक विधि है। तो विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है। वाचन की विश्लेषणात्मक विधि में निम्नलिखित में से कौन सी विधि असंगत है? वाचन की विश्लेषणात्मक विधि में निम्नलिखित में से कौन सी विधि असंगत है? थर्ड ग्रेड 2023। विकल्प नंबर ए कहानी विधि, बी ध्वनि साम्य विधि, 3 देखो और बोलो विधि, और चौथी है वाक्य विधि। तो वाचन की विश्लेषणात्मक विधि के अंदर कौन सी असंगत है? ध्वनि साम्य विधि है जो ये असंगत है। तो सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर 2 ध्वनि साम्य विधि। प्रश्न नंबर 16। ड्रेकाली विधि कौन से विद्यार्थियों के लिए प्रयोग में ली जाती है? ड्रेकाली विधि कौन से विद्यार्थियों के प्रयोग में ली जाती है? औसत विद्यार्थी, सृजनशील विद्यार्थी, प्रतिभाशाली विद्यार्थी, मानसिक विकार मंदबुद्धि विद्यार्थी। तो ड्रेकाली विधि है मानसिक रूप से मंदबुद्धि वाले होते हैं उनके लिए प्रयुक्त ली जाती है। तो विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर है। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न अगले चलते हैं 17 नंबर। प्रश्न नंबर 17। कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य किस विधि में किया जाता है? वो है मॉन्टेसरी विधि। कौन सी विधि? मॉन्टेसरी विधि। तो कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान मॉन्टेसरी विधि में किया जाता है। तो सही उत्तर हुआ मॉन्टेसरी विधि, मारिया मॉन्टेसरी। प्रश्न नंबर 18। अभिकर्मित अधिगम निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? अभिकर्मित अनुदेशन है जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर आधारित है, जो B.F. स्किनर द्वारा दिया गया। तो अभिकर्मित अनुदेशन B.F. स्किनर द्वारा दिया गया क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है। तो विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। हर्बर्ट द्वारा स्थापित सहसंबंध विधि के चिंतन को आगे किस विद्वान ने बढ़ाया? तो हर्बर्ट की पंचपदीय विधि, इसके अंदर हर्बर्ट महोदय के जो इस विधि के जो चिंतन था उसको आगे बढ़ाया जिल्लर। उसका शिष्य कौन था? जिल्लर। इसने इस विधि को क्या बढ़ाया? आगे बढ़ाया। हर्बर्टीय पंचपदी विधि के अंदर जिल्लर द्वारा 5 पदों को प्रस्तुत किया गया। सबसे पहला प्रस्तावना, दूसरा प्रस्तुतिकरण, फिर तुलना, फिर सामान्यकरण और प्रयोग। ये 5 पद है। ये हर्बर्टीय पंचपदी के 5 पद है। 20 मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधियों में कौन सी विधि नहीं आती है? मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधियों में कौन सी विधि नहीं आती हैं? तो प्रत्यक्ष के अंदर भाषण, अभिनय और वार्तालाप, ये तीनों क्या है? प्रत्यक्ष विधि है। और गद्य शिक्षण प्रत्यक्ष विधि नहीं है। गद्य शिक्षण आता है अप्रत्यक्ष विधि के अंदर। अप्रत्यक्ष विधि की 3 विधियाँ होती हैं, गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण और व्याकरण शिक्षण। ये तीनों क्या है? अप्रत्यक्ष विधि के अंदर आते हैं। तो विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर है। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर है। 1 मिनट। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर है। तो राइट उत्तर हुआ गद्य शिक्षण। चलता है अगले प्रश्न की ओर। मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधियाँ। देखो मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधियाँ कौन सी? एक तो अभिनय है, एक वार्तालाप है, एक भाषण है और वाद विवाद है और चर्चा। ये है प्रत्यक्ष विधियाँ। और अप्रत्यक्ष विधियाँ कौन सी हैं? गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण और व्याकरण शिक्षण। प्रश्न नंबर 21 उच्च प्राथमिक स्तर पर मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि का उदाहरण है। ये फिर पूछ लिया, प्रत्यक्ष विधि का उदाहरण कौन सा है? प्रदर्शन और निर्देशन, आदर्श संभाषण, अभिनय, प्रदर्शन और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। तो प्रत्यक्ष विधि कौन सी है? अभिनय।
प्रत्यक्ष विधि कौन सी है? अभिनय। अभी हमने पिछले प्रश्न के अंदर देखा अभिनय प्रत्यक्ष विधि है, अभिनय प्रत्यक्ष विधि है। तो सही उत्तर हुआ अभिनय प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत आती है। अब देखते हैं प्रत्यक्ष विधियाँ कौन सी है। अभिनय है, भाषण है, वार्तालाप है, वाद विवाद है और चर्चा। ये क्या है? प्रत्यक्ष विधियाँ है। फिर मौखिक भाषा शिक्षण की विधियाँ। उसके बाद प्रश्न नंबर 22, मातृतर भाषाओं के शिक्षण की प्राचीन विधियों में से भिन्न विधि कौन सी है? मातृभाषा शिक्षण की जो प्राचीन विधियाँ हैं उनमें से कौन सी 3-4 विकल्प में से भिन्न भाषा शिक्षण है? भाषा संसर्ग, प्रत्यक्ष विधि, खेल विधि और पाठ्य पुस्तक विधि। तो प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर 3, खेल विधि। खेल विधि भाषा शिक्षण की प्राचीन विधि नहीं है, प्राचीन विधि नहीं है। तो सही उत्तर हुआ खेल विधि। कौन सी विधि? खेल विधि। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो व्याकरण शिक्षण की जो महत्वपूर्ण विधियाँ हैं उस पर देख लेते हैं। सबसे पहली विधि है सूत्र विधि या फिर निगमन विधि। दूसरी विधि है पाठ्य पुस्तक प्रणाली। फिर व्याकरण शिक्षण की तीसरी विधि है आगमन प्रणाली। चौथी है विश्लेषणात्मक या फिर आगमन और निगमन विधि, भाषा संसर्ग विधि, समवाय विधि और प्रासंगिक विधि। यह है महत्वपूर्ण व्याकरण शिक्षण की विधियाँ। फिर है रचना शिक्षण की विधियाँ। खेल विधि, देखो और रचो विधि, प्रश्नोत्तर विधि, उद्बोधन विधि, प्रबोधन विधि, रूपरेखा विधि, मंत्रणा विधि, अनुकरण विधि और तर्क विधि। ये 9 विधियाँ हैं रचना शिक्षण की विधियाँ। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। शिक्षण उपागम में कीथ एंड प्रोफेसर एलन का महत्वपूर्ण योगदान है। तो सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन है? प्रोफेसर कीथ एलन सूक्ष्म शिक्षण के जनक। तो कीथ एचिसन है जो सूक्ष्म शिक्षण के जनक माने जाते हैं। तो किसका जनक माने जाते हैं? सूक्ष्म शिक्षण के। तो सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर 1, सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन है? कीथ एचिसन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। किंडरगार्टन जर्मन भाषा का शब्द है जिसका सही अर्थ होता है। तो सही अर्थ होता है बच्चों का बाग। सही अर्थ क्या होता है? बच्चों का बाग। तो किंडरगार्टन का सही अर्थ होता है बच्चों का बाग। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही है। चलते हैं प्रश्न नंबर 25। डाल्टन प्रणाली के आविष्कारक हैं। तो डाल्टन प्रणाली के आविष्कारक हैं पार्कहर्स्ट। कौन है? अमेरिकी विद्वान हेलन पार्कहर्स्ट। तो विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही है, डाल्टन विधि के आविष्कारक। प्रश्न नंबर 26, निम्न में से भाषा शिक्षण पद्धति में सर्वोपरि स्थान किसका है? दैनंदिनी, पाठ्यपुस्तक, ग्रीन बोर्ड, जॉर्डन। तो शिक्षण पद्धति में सबसे श्रेष्ठ स्थान है पाठ्यपुस्तक का। किसका है? पाठ्यपुस्तक का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 27, निम्न में से मातृभाषा, राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को जिस शिक्षण विधि से बल मिला है वह शिक्षण विधि कौन सी है? तो वो है बेसिक शिक्षा प्रणाली। कौन सी शिक्षा है? बेसिक शिक्षा प्रणाली। विकल्प नंबर 2, बेसिक शिक्षा प्रणाली से इसको बल मिला है। सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर 2, बेसिक शिक्षा प्रणाली। प्रश्न नंबर 28, भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग में सम्मिलित नहीं है। भाषा प्रयोगशाला में क्या नहीं है? परामर्श कक्ष होता है, श्रवण कक्ष होता है, नियंत्रण कक्ष होता है, परंतु विश्राम कक्ष नहीं होता। विश्राम कक्ष नहीं होता। भाषा प्रयोगशाला में विश्राम कक्ष नहीं मिलेगा, विश्राम कक्ष नहीं मिलेगा। तो उत्तर नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 29, मारिया मोंटेसरी शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन चुनिए। मोंटेसरी फ्रांस की शिक्षा शास्त्री थी। मोंटेसरी प्रणाली को 5 भागों में बांटा गया। मोंटेसरी फ्रोबेल की विचारधारा से अप्रभावित थी। मोंटेसरी विधि में पढ़ने से पहले लिखना सिखाया जाता है। तो यही गड़बड़ है। तो विकल्प नंबर 4, मोंटेसरी विधि में पढ़ने से पहले लिखना सिखाया जाता है। 1 मिनट।
इसका सही उत्तर इसमें गलत दे रखा है, हम इसका उत्तर सही करने वाले हैं क्योंकि चौथा विकल्प बिल्कुल सही है, चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। सॉरी, मॉन्टेसरी शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? तो सत्य कथन यही है कि मॉन्टेसरी विधि ने जो भाषा का क्रम बताया, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना, तो इसीलिए कहा गया पढ़ने से पहले लिखना सिखाया जाता है, जो बिल्कुल सही है, जो बिल्कुल सही है। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 30, अभिकर्मित अनुदेशन विधि का सिद्धांत है। अभिकर्मित अनुदेशन विधि BF स्किनर। ज्ञान की पूर्ण इकाई का सिद्धांत, सामाजिक सहयोग का सिद्धांत, कर्मिक लघु पदों का सिद्धांत और व्यक्तित्व का सिद्धांत। तो इसमें है कर्मिक लघु पदों का सिद्धांत, बिल्कुल तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सटीक आंसर है। तो सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर 3, सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर 3, कर्मिक लघु पदों का सिद्धांत। देख लेते हैं अभिकर्मित अनुदेशन सिद्धांत मुख्य किस पदों पर कार्य करता है? कर्मिक लघु पदों का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, स्वगति से बच्चा सीखता है, उसके बाद उसको प्रतिपुष्टि मिलती है, प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, फिर उसको पुनर्बलन मिलता है, पुनर्बलन का सिद्धांत, फिर वो बच्चा स्वयं का मूल्यांकन स्वयं ही करता है, स्व मूल्यांकन का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 31, किंडरगार्टन शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन है। यह एक अमनोवैज्ञानिक विधि है, यह उच्च माध्यमिक विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, यही सत्य कथन पूछा। चलो, कुक महोदय ने इस विधि को निश्चित रूप प्रदान किया। भाषा के व्याकरण और साहित्य की शिक्षा इस विधि के माध्यम से नहीं दी जाती है। तो सत्य कथन यही है, किंडरगार्टन विधि के अंदर जो प्रोबेल है कौन सी है? किंडरगार्टन छोटे बच्चों को सिखाने की विधि है, छोटे बच्चों को सिखाने की विधि है। तो इसमें इसे सही बताया गया है, भाषा के व्याकरण और साहित्य की शिक्षा उच्च कक्षाओं में दी जाती हैं, नहीं दी जाती हैं, बिल्कुल सही दे रखा उत्तर। तो विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर है, विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर है। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सटीक उत्तर हुआ, विकल्प नंबर 4। चलते अगले प्रश्न की ओर। बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा निम्नलिखित में से किस माध्यम से दी जाती है? बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा किस माध्यम से दी जाती है? केवल किताबी ज्ञान से, सामाजिक पर्यावरण से, प्रगति सूचक लेखा चित्र से, इनमें से कोई नहीं। सामाजिक पर्यावरण से। कैसे दी जाती हैं? सामाजिक पर्यावरण से, विकल्प नंबर 2। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 33, भाषा शिक्षण के संदर्भ में वैयक्तिक अनुदेशन प्रणाली की क्या सीमा है? भाषा शिक्षण के संदर्भ में वैयक्तिक अनुदेशन प्रणाली की क्या सीमा है? इसमें विद्यार्थी को भाषा तत्वों का ज्ञान प्रभावी रूप से करवाया जा सकता है, इसमें विद्यार्थी को भाषाई कौशल में दक्ष किया जा सकता है, इसमें वैयक्तिक शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है। यह शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थी वाली बड़ी कक्षा हेतु अध्यापन के लिए उपयोगी नहीं है। ये उपयोगी है, ये उपयोगी है। तो सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर 4, सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर 4। प्रश्न नंबर 34, प्रोफेसर किलपैट्रिक किसके शिष्य थे? जॉन डीवी के। किसके थे? किलपैट्रिक किसके शिष्य थे? जॉन डीवी के शिष्य थे। तो सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर 2, जॉन डीवी के शिष्य। किसके शिष्य? जॉन डीवी के शिष्य। प्रयोजन विधि के 6 पद मुख्य है। प्रस्तुति का निर्माण करना, फिर दूसरा बाद में योजना का चयन करना, फिर योजना का कार्यक्रम बनाना, फिर योजनाओं को क्रियान्वित करना, फिर योजना के कार्य का मूल्यांकन करना और लास्ट में लेखा जोखा करना। लास्ट में लेखा जोखा करना। ये 6 पद मुख्य हैं, ये कभी कभी बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। प्रश्न नंबर 35, निम्न में से रचना शिक्षण की विधि नहीं है। अब रचना शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है? तो देखो, प्रवचन विधि है, प्रश्नोत्तर है, निर्देशन है, भाषा संसर्ग विधि है, व्याकरण शिक्षण की विधि है। ये किसकी विधि है? व्याकरण शिक्षण की विधि है। कौन सी? रचना भाषा संसर्ग विधि। ये भाषा संसर्ग विधि व्याकरण शिक्षण की विधि है। तो सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर 4। ये देखो, रचना शिक्षण की विधि कौन सी है? देखो, रचना विधि, चित्र वर्णन विधि, प्रवचन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, निर्देशन विधि, अनुकरण विधि, उद्बोधन विधि, वाद विवाद विधि, स्वाध्याय मंत्रणा विधि और प्रबोधन विधि। और जो मैंने बताई थी भाषा संसर्ग विधि, यह है व्याकरण शिक्षण की विधि। ये रही तीसरे नंबर पर। व्याकरण शिक्षण की विधियाँ निगमन विधि, आगमन विधि, भाषा संसर्ग विधि, सूत्र विधि, अन्वय व्यतिरेक विधि, प्रयोग विधि, समवाय विधि और पाठ्य पुस्तक प्रणाली। ये 8 विधियाँ हैं
व्याकरण शिक्षण की। किसकी है? व्याकरण शिक्षण। खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय किसको जाता है? कोल्डवेल कुक। खेल विधि के जनक कौन है? हेनरी कोल्डवेल कुक। ये खेल विधि के जनक माने जाते हैं। ये खेल विधि के जनक माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 37। इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है। यह कथन कौन सी विधि के संदर्भ में? तो यह विधि है परोक्ष विधि। कौन सी विधि है? परोक्ष विधि। अप्रत्यक्ष विधि या परोक्ष विधि मातृभाषा को किसी नवीन भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है। परोक्ष विधि। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर। व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रणाली को विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली कहते हैं? तो सुग्गा प्रणाली किस विधि को कहा गया है? सही उत्तर हुआ पाठ्यपुस्तक विधि को। किसको? पाठ्यपुस्तक विधि को। पाठ्यपुस्तक विधि को कौन सी विधि कहा गया है? सुग्गा प्रणाली। तोते की तरह रटो, तोते की तरह रटो, बस पाठ्यपुस्तक विधि में यही है, तोते की तरह रट लो। प्रश्न नंबर 39। नवीन शिक्षण पद्धतियों में प्रोजेक्ट पद्धति के व्यापक प्रयोग का श्रेय किसको है? तो प्रोजेक्ट पद्धति के समर्थक कौन है? जॉन डीवी और किलपैट्रिक। जॉन डीवी और किलपैट्रिक ये दोनों क्या है? प्रोजेक्ट पद्धति के समर्थक। विकल्प नंबर ए 40। उस शिक्षा शास्त्री का नाम बताए जिन्होंने कहा था कि स्कूल एक बाग है, अध्यापक माली है और बच्चे उसके पौधे हैं। वो है फ्रोबेल। कौन है? फ्रोबेल। तो किंडरगार्टन विधि के जनक भी कौन है? फ्रोबेल। तो सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर 2 फ्रोबेल। अगला प्रश्न 41। शिक्षक श्यामपट्ट कॉपी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है। शिक्षक श्यामपट्ट पर या फिर कॉपी और स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है और छात्रों को कहता है कि उन अक्षरों को देखकर उनके नीचे स्वयं उसी प्रकार के अक्षर बनाओ। यह विधि है अनुकरण विधि। कौन सी विधि है? अनुकरण विधि। देख कर वैसे के वैसे बनाओ, देख कर वैसे के वैसे बनाओ, अनुकरण करके सीखो। जैसा शिक्षक ने बनाया वैसा बच्चे स्वयं बनाएंगे। लिखने की शिक्षण विधि में पेस्टोलॉजी विधि है। लिखने की शिक्षण विधि में पेस्टोलॉजी विधि क्या है? वर्णों के छोटे छोटे खंड करके उन खंडों का योग करना, यही पेस्टोलॉजी विधि है। सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर 1। पेस्टोलॉजी विधि क्या है? देखो, इस प्रणाली में पहले अक्षर लिखना सिखाया जाता है। पहले अक्षरों और वर्णों की आकृतियों को भिन्न भिन्न टुकड़ों खंडों में तोड़ दिया जाता है। फिर उन खंडों को योग से एक नए अक्षर का निर्माण होता है। फिर है 43। इस विधि में अध्यापक स्वयं ही नाटक का वाचन करता है, किंतु वह वाचन वस्तुतः वाचिक अभिनय होता है और पात्रों के अनुकूल भाषा के उतार चढ़ाव आता रहता है। उपर्युक्त पंक्तियां नाटक शिक्षण की कौन सी प्रणाली के अंदर कही गई हैं? व्याख्या, आदर्श नाट्य प्रणाली, रंगमंच प्रणाली और संयुक्त प्रणाली। तो जब शिक्षक कर रहा है तो आदर्श नाट्य प्रणाली। आदर्श नाटक प्रणाली में मुख्य भूमिका किसकी होती है? शिक्षक की। किसकी होती है? शिक्षक की। 44। भाषा शिक्षण विधियों में कौन सी विधि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए नितांत व्यर्थ है? व्यर्थ पूछिए। डाल्टन, प्रोजेक्ट, किंडरगार्टन और मॉन्टेसरी। तो डाल्टन विधि, ये विधि बड़े बच्चों के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। शिक्षण विधियों में ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर विशेष बल किसने दिया? स्वाध्याय विधि, मॉन्टेसरी पद्धति, किंडरगार्टन पद्धति और डाल्टन पद्धति। तो ज्ञानेंद्रियों पर सर्वाधिक बल दिया मॉन्टेसरी पद्धति। किसने दिया? मारिया मॉन्टेसरी ने ज्ञानेंद्रियों पर सर्वाधिक बल दिया। विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। 46। प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है। प्रोजेक्ट मेथड में किसकी शिक्षा प्रदान की जाती है? सैद्धांतिक शिक्षा, जीवन उपयोगी शिक्षा, नैतिक शिक्षा और बेसिक शिक्षा। तो प्रोजेक्ट पद्धति में जीवन उपयोगी शिक्षा दी जाती है। प्रोजेक्ट पद्धति में जीवन उपयोगी शिक्षा दी जाती है। प्रश्न नंबर 47।
रंगमंच अभिनय विधि हैं, रंगमंच अभिनय विधि हैं, गद्य, पद्य, नाटक और व्याकरण। तो रंगमंच नाटक ही होता है, रंगमंच क्या होता है? नाटक। तो नाटक शिक्षण की विधि है, नाटक शिक्षण की विधि है। अब देखते हैं नाटक शिक्षण की कौन कौन सी विधियाँ हैं। आदर्श नाट्य प्रणाली, अभिनय प्रणाली, रंगमंच प्रणाली, कक्षा अभिनय प्रणाली, व्याख्या प्रणाली और समीक्षा प्रणाली। यह है नाटक शिक्षण की मुख्य विधियाँ। प्रश्न नंबर 48, संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया। संश्लेषण मतलब जोड़ना। तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो सबसे पहले वर्णों को जोड़कर बनाएंगे शब्द और शब्दों को जोड़कर बनाएंगे वाक्य। क्या बनाएंगे? वाक्य। तो विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 49, गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि कौन सी है? गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि कौन सी है? प्रश्नोत्तर, व्यास, उद्बोधन और खंडान्वय। तो उद्बोधन विधि। कौन सी विधि? शब्दार्थ अर्थबोध विधि या उद्बोधन विधि। यह है शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि। तो विकल्प नंबर 3 उद्बोधन विधि। अगला प्रश्न है 50, नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है। नर्सरी कक्षा या फिर प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कौन सी? गीत और नाट्य, शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर, व्याख्या। तो बच्चों को गीत और नाटक के माध्यम से सिखाया जाता है प्राथमिक स्तर पर। तो सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर 1 गीत और नाट्य प्रणाली। गीत और नाट्य प्रणाली प्राथमिक स्तर पर बच्चों को सिखाया जाता है। इसी प्रकार से आज हमने 1 से 50 प्रश्नों पर चर्चा की। नेक्स्ट प्रश्न अगले वीडियो के अंदर ऐसे ऐसे करके प्रथम श्रेणी, प्रथम लेवल के सभी पेडागोजी के प्रश्न एक एक वीडियो के माध्यम से संपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। बने रहिए चारुल हिंदी एकेडमी के साथ। थैंक यू।